नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। अभय दुबे जी के साथ रोज शो करता हूं। आप देखते रहते हैं, जाने-माने पत्रकार हैं देश के, एबीपी चैनल पे आते हैं रोज, अच्छी बहस करते हैं, कई किताबें लिखी हैं। मैंने उनसे उस नियम के बारे में जानना चाहा जिस नियम के ज़रिए सरकार चोर दरवाजे से भर्ती करने जा रही है। आरोप है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं को देश के उच्च पदों पर बिठाने की बात चल रही है। मतलब ये जो अपने आईएएस आईपीएस है ना, ये बेकार मार लिया सरकार ने, ये किसी काम के नहीं है। तो ये इनसे भी ज्यादा जो होशियार लोग हैं, वो लाके हम भारत सरकार में बड़े बड़े पदों पर बिठा दें। तो मोदी जी का ख्याल तो ये है कि अपने भैया जितने दोस्त यार होंगे, उनके जितने यार दोस्त होंगे वो एडजस्ट कर दिए जाएंगे भारत सरकार में। तो कोई भी फाइल जब चलेगी, कोई भी फाइल बनेगी, कब ठेके दिए जाएंगे किसको, ये किसी को पता नहीं चलेगा। क्योंकि अफसर तो अपना भाई है, चेला है, संघ का चेला है, बीजेपी का चेला है, तो नियुक्ति कर दो। लेकिन ये अखिलेश यादव, राहुल गांधी जैसे सरीके नेताओं ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया, कह दिया कि भाई ये तो झांकी है। ये सरकार बता रही है कि हम बिल्कुल बिल्कुल दलित के और पिछड़ों के विरोध में हैं, तभी तो ऐसी नौकरी निकालती जिसमें आरक्षण ही नहीं है। और सरकार इतनी बड़ी गलती कर गई कि कश्मीर में, हरियाणा में चुनाव सामने है। दोनों राज्यों में बीजेपी की बैंड बजती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र का डिक्लेयर होने वाला है। अब अगर ये आरक्षण का जिन वहां उन राज्यों में निकल आया, फैल गया, पार्टी ने, विपक्ष ने कहा हम तो पहले कहते थे संविधान की हत्या कर रहे हैं ये लोग, तो मामला तूल पकड़ जाएगा। अभय दुबे भी मेरी इस राय से सहमत थे कि बीजेपी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पर अपना पैर ले जाके मार दिया है। मेरा प्रोग्राम था आप सबके आशीर्वाद से बहुत सफल रहा प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में भी अखिलेश यादव ने कहा कि हम पूरी तरह से इसके विरोध में हैं, इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये आरक्षण की मूल भावना के खिलाफ है। तो ऐसे बड़े बड़े मुद्दों पर हम अभय द्विवेदी जी के साथ बातचीत करेंगे। 4 PM का जो कार्यक्रम था उसके सब वीडियो की बहुत दरकार है, हम बनवा रहे हैं उन वीडियो को, एक एक करके आपको दिखाते रहेंगे उस कार्यक्रम के बारे में, बताएंगे भी अलग से आपको इस कार्यक्रम के बारे में। चलते हैं फिलहाल अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। जी। सरकार गजब कर रही है। सरकार एक तरफ कह रही है कि हम आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे और सवाल ही नहीं है, और बाबा साहब खुद आ जाए अम्बेडकर जी तब भी आरक्षण खत्म नहीं होगा। दूसरी तरफ से नौकरियों के लिए नया रास्ता निकाल लिया है पीछे की तरफ से। हुँ, देश के हुँ। बड़े बड़े पदों पर आरोप है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को नौकरी देने की तैयारी की जा रही है। क्या सरकार इतना भूल गई है कि अगर इस तरह नौकरी देगी देश के सबसे बड़े पदों पर, जहाँ पे हुँ, आरक्षण का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो ये मुद्दा हुँ। फिर एक बार टूट पकड़ेगा। चुनाव सिर पर है, हरियाणा में और कश्मीर में ऐलान हो गया, महाराष्ट्र का भी करना ही पड़ेगा, कितना ही बचने की कोशिश करें। तो आपको लगता है कि संविधान की हत्या और आरक्षण में चोरी, ये शब्द हुँ। फिर से गूंजेंगे, फिर से इन शब्दों पर बहस होगी, और बहस होगी तो क्या हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इसका असर पड़ेगा नहीं? सरकार ये इतनी जल्दबाजी में इतने गलत फैसले कर क्यों रही है? संजय जी, ये तो शुरू हो चुका है। आपने केसी त्यागी का वक्तव्य नहीं देखा? केसी त्यागी ने कहा है कि हम लोगों को विपक्ष के हाथ में मुद्दा नहीं देना चाहिए। ये मुद्दा देखिए, ये मुद्दा जो है वो तो इतना ज़्यादा हानिकारक होगा, ठीक उतना ही हानिकारक होगा जैसा 2015 में जब मोहन भागवत ने एक बयान दे दिया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। तो उसका बयान का लालू यादव ने उस बयान का इस तरह मतलब निकाला कि ये लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। वैसे भी बिहार के चुनाव में भाजपा हारने जा रही थी और उस बयान का असर ये हुआ कि भाजपा और भी बुरी तरह हारी, उसकी पराजय सुनिश्चित हो गई। तकरीबन भारतीय जनता पार्टी वैसा ही करने जा रही है। जिसे कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये स्थिति इनकी है। ये नीति आयोग ने एनआईटीआई कमीशन ने 2018 के अंदर ये प्रस्ताव रखा था कि कुछ विशेष बाहर सरकार से बाहर जो विशेषज्ञता है उसका लाभ उठाने के लिए कुछ लोगों को उच्च पदों के ऊपर संयुक्त सचिव, उप सचिव और सचिव जैसे पदों के ऊपर लेटरल एंट्री के जरिए लाना चाहिए। तो मैं लेटरल एंट्री कहता हूं चोर दरवाजे से घोषित प्रवेश। मेरी हिंदी लेटर एंट्री की है, चोर जी, दरवाजे आदर्श। से लेकिन घोषित प्रवेश है। ये चोर दरवाजे से एक घोषित प्रवेश है। अगर आपको सरकार के बाहर जो विशेषज्ञता मौजूद है उनकी मदद आपको चाहिए तो आप उनको मंत्रालय का सलाहकार बना सकते हैं। आप विभिन्न मंत्रालयों की सलाहकार समितियां बना सकते हैं, उनमें उनको एक स्थान दे सकते हैं। आप उनको ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ला सकते हैं। ये सारे रास्ते खुले हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जाने कितने लोग सरकार के अंदर
ओएसडी बनकर, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनकर काम करते हैं हर जगह, राज्य सरकारों में भी और केंद्र सरकार में भी। उनको बाकायदा संयुक्त सचिव, अवर संयुक्त सचिव, उप सचिव और सचिव बनाने की क्या जरूरत है? ये अपने आप में एक सवाल है जिस सवाल का इन्हें जवाब देना चाहिए। अब जैसे कि अगर ये जो 45 रिक्तियां निकली हैं, ये पिछले दरवाजे से घोषित प्रवेश की जो 45 रिक्तियां निकली हैं, अगर ये रिक्तियां साधारण रूप से निकाली जाती तो इनके अंदर कम से 22 से 23 लोग आरक्षित होते, पिछड़े वर्ग के होते, दलित होते। हाँ, आरक्षण नहीं, वो कैसे, मैं आपको उसका फंडा पूरा बताता हूँ, जो कि 4 PM के श्रोताओं को भी पता लगना चाहिए, दर्शकों को पता लगना चाहिए, बहुत जरूरी है। एक संविधान सम्मत आरक्षण देने के लिए एक 13 पॉइंट रोस्टर लगता है। 13 पॉइंट रोस्टर, 13 पॉइंट रोस्टर का मतलब ये हुआ कि हर चौथी नियुक्ति एक ओबीसी की होगी, हर 7वीं नियुक्ति एक शेड्यूल कास्ट की होगी और हर 14वीं नियुक्ति एक शेड्यूल ट्राइब की होगी। जब तक ये नहीं होगा तब तक संविधान सम्मत आरक्षण नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया। और इसका कोई भी अपवाद नहीं बताया गया है, इसका कोई अपवाद नहीं है, ये आपको देना ही देना है, ये आपको करना ही करना है। इसमें एक चोर दरवाजा, इसीलिए मैं कहता हूं चोर दरवाजे से घोषित प्रवेश, इसमें एक चोर दरवाजा है। चोर दरवाजा ये है कि अगर किसी पद के ऊपर जो रिक्ति निकली है वो केवल एक है, मतलब अगर सिंगल वैकेंसी है तो उसके अंदर आरक्षण लागू नहीं होगा। इसी चालाकी का फायदा उठाते हुए, इसी चोर दरवाजे का फायदा उठाते हुए ये जो 45 रिक्तियां निकली हैं, ये सारी की सारी सिंगल पोस्ट के अगेंस्ट निकली हैं। ओके, इसलिए इनके अंदर इन्हें आरक्षण नहीं देना पड़ेगा। अगर ये एक समूह के रूप में निकलती, अगर ये ग्रुप के रूप में रिक्तियां निकलती तो इनको आरक्षण देना पड़ता, वरना सुप्रीम कोर्ट में लोग चले जाते और ये पूरा का पूरा क्वैश हो जाता, पूरा का पूरा खारिज हो जाता। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये चोर दरवाजे से की गई घोषित प्रविष्टि है। अब मैं एक बात खुद जानना चाहता हूं, मुझे भी ताज्जुब होता है, सरकार ये किस आधार पर तय करती है कि हमें कहां उस विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता है जो कि आईएएस अफसरों के पास नहीं है? भाई आईएएस अफसरों के पास कोई योग्यता नहीं है तभी तो आप बाहर से ले रहे हैं। वो कौन सी विशिष्ट योग्यता है, उसका फैसला कैसे होता है? क्या नीति आयोग ने उसका कोई ढांचा बनाया है, नीति आयोग ने कोई मानक बनाया है कि ये योग्यताएं हमारे प्रशासकों के अंदर नहीं है, उन अनुभवी प्रशासकों के अंदर नहीं है जिन्हें मसूरी के अंदर बाकायदा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की ट्रेनिंग दी गई है, फिर वो एक जिले के अंदर डीएम बने हैं, फिर धीरे धीरे प्रगति करते हुए राज्य सरकारों में मुख्य सचिव की तरफ बढ़ते हैं और केंद्र सरकारों में या केंद्र सरकार में फिर वो कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ बढ़ते हैं, विभिन्न मंत्रालयों के सेक्रेटरी होते हैं या ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं या डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं। उनके अंदर ये योग्यताएं नहीं है। कौन सी ऐसी योग्यताएं नहीं है जिसकी उन्हें बाहर से आवश्यकता है? और क्या ये रिक्तियां निकालते हुए कहीं उसमें स्पष्ट किया गया है कि फलानी विशेषज्ञता के लिए हमें लोगों की आवश्यकता है, या जो व्यक्ति आएंगे उनके अंदर एक से अधिक विशेषज्ञताएं हैं? कितनी विशेषज्ञताएं हैं एक बाहर से आए हुए बंदे में? इसकी कोई स्पष्टता कहीं मौजूद नहीं है। इसीलिए इस पूरे मसले के ऊपर शक होता है कि ये मनचाहे लोगों को प्रशासन में घुसेड़ने के लिए, प्रशासन में चोर दरवाजे से घोषित रूप से घुसेड़ने का हथकंडा है। अब मनचाहे लोग कौन हो सकते हैं? मनचाहे लोग कुछ जो सरकार में बड़े लोग हैं, जैसे गृह मंत्री हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री हैं या और बड़े मंत्री हैं, उनके मनचाहे लोग भी हो सकते हैं जो उनके कृपा पात्र हों। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी हो सकते हैं। वो देश के किसी बड़े पूंजीपति घराने की लॉबिंग करने वाले लोग भी हो सकते हैं जो सरकार में आके उनके लिए लॉबिंग करेंगे। सरकार में आके वो अदानी अंबानी के या किसी और के घराने के लोग हो सकते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। दूसरी बात यह है कि इनका इंटरव्यू कौन लेगा? क्या वही लोग लेंगे इंटरव्यू जो आईएएस का इंटरव्यू लेते हैं? भाई जब आपने रिक्ति निकाली है तो केवल आप उनके दिए हुए कागजातों और उनके दिए हुए जो उनका सीवी है उसके आधार पर नियुक्ति करेंगे नहीं, आपको उनका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू लेने की क्या प्रक्रिया होगी? इंटरव्यू का बोर्ड कौन होगा?
इंटरव्यू लेने वाले वरिष्ठ आईएएस अफसर होंगे? कौन होगा इंटरव्यू लेने वाला? ये सारी की सारी चीजें अंधेरे में हैं। अभी तक 2018 से करीब 57 ऐसे लोग पहले से ही सरकार में काम कर रहे हैं और 45 लोग जो हैं वो सरकार में इस वक्त नए लाने का ये प्रयास चल रहा है। तो ये पूरा का पूरा मामला बहुत ही संदिग्ध है, घपले से भरा हुआ है और ये अपने आप में एक सार्वजनिक स्कैंडल है और इसका सरकार के भीतर और सरकार के बाहर बड़ा जबरदस्त विरोध है। मुझे नहीं लगता कि कोई कहीं मुझे नहीं लगता। देखिए, अगर आपको सरकार के पास पूरे अधिकार हैं, अगर किसी विशेषज्ञता की सरकार को जरूरत है तो सरकार उसको तुरंत प्राप्त कर सकती है। उसके लिए रिक्तियां निकालना है, इंटरव्यू लेना है, नियुक्तियां करना है, सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब पहले से सरकार के पास सुविधाएं हैं, इसकी आवश्यकता क्या थी इसकी? ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक बात। अभय जी, और विपक्ष ने तो बहुत तीखी आलोचना करी। आप मौजूद थे संडे को, आपके सामने 4 PM के कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने हमला बोला और कहा कि ये सीधा सीधा आरक्षण पे हमला है, ये पिछड़ों दलितों को दूर करने की साजिश है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा हम किसी की ओर पर लागू नहीं होने देंगे, इस तरह ये पिछड़ों को दलितों को दूर कर देगी कहीं ना कहीं नौकरी से। और राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं कि जितने बड़े पद हैं भारत सरकार में उनमें उंगलियों पे गिने चुने वाले पिछड़े लोग हैं। तो क्या जब राज्यों के चुनाव सिर पर हैं, लगता है कि आपको मोदी सरकार एक बहुत बड़ी गलती कर गई है ये रिक्तियां निकालकर? नहीं, मैंने कहा ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनको और नुकसान होगा इससे। पूरे देश में देखिए, पहले से ही इस लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़ा है कि ओबीसी के जितने वोट भाजपा को मिलने चाहिए थे उतने वोट नहीं प्राप्त हुए। ये नहीं कह रहा हूँ वोट नहीं प्राप्त हुए, वोट प्राप्त हुए, लेकिन जितने पिछले 2019 में मिले थे, 2014 में मिले थे, उतने वोट नहीं प्राप्त हुए। दलितों के जो वोट पहले से मिल रहे थे उनमें भी कमी आई है, जो नए वोट मिलने की संभावना थी उसमें भी कटौती हो गई। तो जब दलित और ओबीसी के वोट आपको नहीं प्राप्त हो रहे हैं, आदिवासी वोटों में भी, आदिवासी वोट भी जगह जगह छिटकता हुआ दिखाई पड़ता है। सब जगह नहीं मिला है आदिवासी वोट भी, छत्तीसगढ़ में ऐसे मिल गया है, कुछ मध्य प्रदेश में मिला है, लेकिन महाराष्ट्र में आदिवासी वोट नहीं मिला। तो ये समस्या है इन लोगों के सामने। इसके बावजूद भी ये लोग अपने इस एजेंडे को लागू कर रहे हैं। इसका मतलब है कि किसी न किसी को खुश करना चाहते हैं। वो दो ही लोग हो सकते हैं, दो ही लॉबी हो सकती है वो खुश करना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो सकता है और कारपोरेट लॉबी हो सकती है। कारपोरेट लॉबी को मुझे नहीं लगता कि इस वक्त खुश करना इनके लिए इतना जरूरी है और कॉर्पोरेट लॉबी की तरफ से ऐसा कोई दबाव होगा। मुख्य तौर पर ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को खुश करने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। पहला कदम इन्होंने बजट के पहले ही उठाया था कि अब सरकारी अफसरों को संघ की शाखा में जाने की इजाजत दे दी थी। वो एक कदम उठाया था, वो भी संघ को खुश करने के लिए था। अब संघ को खुश करने के लिए ये दूसरा लेटरल एंट्री वाला ये कदम उठाया है। तो मैं तो इसको इसी तरीके से समझ सकता हूं कि कोई ना कोई ऐसा इनके ऊपर दबाव काम कर रहा है जिसके चलते ये राजनीतिक रूप से नुकसानदेह, और इससे प्रशासन में भी कोई ऐसी खास चमक नहीं आएगी। तो इनकी सामने समस्याएं क्या हैं? जैसे ये रेल दुर्घटनाएं नहीं रोक पा रहे, दिन रात रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो क्या इन विशेषज्ञों में ऐसा कोई विशेषज्ञ होगा जो जाके रेल मंत्रालय में काम करेगा और रेल दुर्घटनाएं रोकने में मदद करेगा? क्या सरकार को पता है कि सरकार के बाहर कोई इस तरह के विशेषज्ञ मौजूद हैं जो रेल दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं? तो मैं एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, आखिरकार वो कौन सा मानक है जिसके आधार पर तय होता है कि इस विशेषज्ञता की हमें आवश्यकता है और सरकार के बाहर हमने इसे आइडेंटिफाई कर लिया है, इसको हमें लाना है। आरएसएस को क्या समझ नहीं आया हुआ कि 10 साल बाद, यानी जब 11वें साल में सरकार आ गई, सत्ता में आ गई, तो मोदी जी को याद आया कि सरकारी अफसर जो हैं वो संघ की शाखाओं में जा सकते हैं। मतलब मोदी सरकार पार्ट 1 और पार्ट जब 2 थी तो उनको कभी कोई याद नहीं आया, लेकिन अब एनडीए की सरकार बन गई, बीजेपी की सरकार की जगह, तो सब चीजें याद आ रही हैं। संघ के लोग भी समझ रहे होंगे ना, मोदी जी फंसे हुए हैं, गले गले तक फंस गए हैं, तो अब उन्हें याद आ रही है। इसलिए खुश होंगे कि भाई देखिए हमने इसको दबा लिया, थोड़ा सा निचोड़ लिया। ये हमको खुश करने के लिए इस तरह की कदम उठा रहे हैं। तो संघ को तो खुशी इस वजह से होगी। दूसरी देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संकल्प नामक एक संगठन चलाता है, वो एक कोचिंग सेंटर चलाता है। अभी से नहीं चलाता, जब से मोदी प्रधानमंत्री बने तब से नहीं चलाता। जब कांग्रेस की सरकार थी उसके जमाने से चलाता है। उससे बड़े पैमाने पर जो नौजवान लोग जो हैं उसमें प्रशिक्षित होते हैं और वो यूपीएससी में
उनका चयन होता है कुछ संकल्प से। वो सारे के सारे लोग वही होते हैं जो संघ की विचारधारा में दीक्षित होते हैं। तो पहले से प्रशासन के अंदर एक वैध तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बड़ी घुसपैठ पहले से हो रही है। ये करीबन 20 साल से ही जारी है, ये पूरा रवैया जारी है। अब मान लीजिए अगर ये जो चोर दरवाजे से घोषित प्रवेश वाला जो ये प्रकरण है, इस प्रकरण के जरिए भी अगर उन्हीं की घुसपैठ कराई जाएगी और फिर संघ के लोगों को और संघ में सरकारी अधिकारियों को भाग लेने की भी इजाजत मिल गई है, उनके ऊपर प्रतिबंध भी हटा दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत की जो सरकार है, भारत की पूरी नौकरशाही का ढांचा है, उसका पूरा का पूरा संघीकरण हो रहा है बड़े पैमाने पर। अच्छा, इस नौकरी वाले सवाल पे जब आरक्षण का मुद्दा इसमें जुड़ गया है, पिछड़े दलित विरोध कर रहे हैं, क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कुछ करेंगे नहीं? वो सहयोगी दल के रूप में अपनी पैरों में कुल्हाड़ी मारते रहेंगे? इसमें खबर तो ये आ रही है कि तेलुगु देशम पार्टी ने तो इस पर आपत्ति नहीं की है। तेलुगु देशम पार्टी ने इस पर आपत्ति नहीं की कि चंद्रबाबू नायडू में एक निजी क्षेत्र के प्रति एक खास तरह का मोह है, अभी से नहीं हमेशा से। वो निजी क्षेत्र को एक बहुत ज्यादा उसके साथ हमदर्दी दिखाते हैं चंद्रबाबू नायडू। लेकिन जो बिहार के इनके सहयोगी दल हैं, जनता दल यूनाइटेड, उसकी तरफ से तो विरोध हुआ है स्पष्ट रूप से। चिराग पासवान ने स्पष्ट रूप से विरोध किया। चिराग पासवान का तो भाषण में सुन रहा था, वो कह तो रहे थे कि चिराग पासवान का रवैया और राहुल गांधी का रवैया तकरीबन एक ही है इस मामले में। हाँ, मैंने सुन रहा था उनका भाषण, उन्होंने बहुत तीखा विरोध किया कि हम तो उन्होंने कहा हम सरकार के मेंबर हैं, सरकार के साथ हैं और हम उचित मंच पे इस बात को उठाएंगे। इधर अग्निवीर को लेके भी कुछ खबरें आई। एक अग्निवीर नौकरी के बाद उसने एक घटना कर डाली, और हरियाणा में मैं देख रहा था, मैंने 4PM हरियाणा लॉन्च किया, मेरी टीम वहां गई। हरियाणा के तो हर जिले में, हर गांव में अग्निवीर का मुद्दा बहुत भयंकर फैला हुआ है। हरियाणा में चुनाव बहुत बुरी तरह से क्या फंस गया, या बहुत, मैं कहूं कि भाजपा बहुत बैकफुट पे आ गई है? नहीं, हरियाणा में भाजपा पहले से ही बैकफुट पर है और अभी तक उनके पास ऐसी कोई रणनीति नहीं है जिसके जरिए वो उसको उस स्थिति से निकल सके। मुझे तो लगता है कि भाजपा को बहुत ज्यादा उम्मीद इस बात से है कि वो मानते हैं कि हरियाणा में जो ओबीसी वोटर है, जो करीबन 28-30% होगा, तो ओबीसी वोटर को बड़े पैमाने पर भाजपा अपनी ओर आकृष्ट करना चाहती है। 4-5-6% जो हिंदू पंजाबी वोट है, मनोहरलाल खट्टर जिसकी नुमाइंदगी करते हैं, उनको अपनी ओर आकृष्ट करना चाहती है। करीब 21% हरियाणा के अंदर दलित वोट है। उस दलित वोट में कुछ कांग्रेस के, मुख्य तौर पर वो कांग्रेस का वोटर है, उसका बंटवारा करना चाहती है। और उसको ये भी ये तो गेम है वहां पे कि वोटर का बड़ी उम्मीद है कि राष्ट्रीय जो चौटाला की पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी का उसके साथ जो गठजोड़ हुआ है, उससे भी जो गैर भाजपा वोट है वो बिखरेगा। लेकिन भाजपा के अंदर बहुत ज्यादा सिर्फ फुटबॉल है, भाजपा के अंदर बहुत ज्यादा खींचतान है, उसमें भाजपा काफी मुश्किलों में है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या लग रहा है आपको, किसके व्यक्ति के नाम पे सार्वजनिक रूप से सहमति बन सकती है? कौन हो सकता है, कब तक हो सकता है, बहु क्यों नहीं रहा है, कारण क्या है? किस संबंध पूछ रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पा रही है, क्या कंफ्यूजन क्या है उसको? भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के बारे में तो अंतिम चर्चा वही हुई थी जो मेरे आपके बीच में भी 4 PM पे हुई थी। राजनाथ सिंह जी के घर पे जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये लोग अपनी तरफ से कुछ नाम लेके गए थे। अमित शाह और जेपी नड्डा कुछ नाम लेके गए थे। सुनने में आया है कि उसमें अनुराग ठाकुर का भी नाम था और एक आध नाम और था, जिनकी तरफ से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोई सहमति नहीं जताई। तो अभी वो मामला फंसा हुआ है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कह दिया है कि आप जिसको बनवाना चाहें पहले हमसे पूछ के ही बनाएंगे, जब हम सहमति दे देंगे तभी उसको बनाया जाएगा। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव वगैरह भी इसीलिए टल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव भी इसीलिए टल रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। भाजपा का नया अध्यक्ष बनना, फिर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव होना, फिर योगी आदित्यनाथ की किस्मत का फैसला होना, ये सब चीजें आपस में अघोषित रूप से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। जब एक चीज हल होगी, एक मसला हल होगा, तो दूसरे मसले अपने आप ही हल होते चले जाएंगे। ये पता नहीं झिझक क्यों ना, इतने इतने काबिल लोग हैं इनके पास, इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को MP बना दिया जो कहते हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, भारत जो है वो 2014 में आजाद हुआ। ऐसे ही किसी को बनाते राष्ट्रीय अध्यक्ष? तो मोहरा होता है, आपको याद होगा, मोदी जी और अमित शाह, नड्डा जी जा रहे थे तो आगे बढ़े, तो अमित शाह ने देखिए, केवल 63 सीटें कम हो संजय जी,
जब आप वहां लखनऊ में अपने कार्यक्रम की व्यवस्था में बंदोबस्त में व्यस्त थे, तो हम लोग आपस में तरह तरह की राजनीतिक चर्चाएं कर रहे थे, हम लोग बैठते हैं और यही सब चर्चाएं होती हैं। तब जितने भी समीक्षक जो 4 PM पे आते हैं और भी मीडिया में सक्रिय रहते हैं, वो सब वरिष्ठ लोग थे, सब एक साथ हम लोग बैठे हुए थे। तो हम लोग तकरीबन इस बात पे एक मत थे कि केवल 63 सीटें कम होने पर जिस पार्टी का रणनीतिक जुलूस निकल जाता है, तब लगता है कि हम लोग उसको कितना बढ़ा चढ़ा के देख रहे थे और वो खुद किस तरीके से एक पोली जमीन पर खड़ी हुई थी। ये हम लोगों की गलती थी कि हम 10 साल में उसे बहुत बढ़ा चढ़ा के सोच रहे थे भाई इनके पास जो भी होता है हर चीज का मास्टर स्ट्रोक ही होता है। हाँ, ये बात अब सही है। ये है अब ये है ना अमृतकाल कहीं मौजूद है, ना मास्टर स्ट्रोक कहीं मौजूद है, कहीं कुछ है ही नहीं। अब ऐसा लगता है कि सब कुछ अपने आप जादू के जोर से हवा में फुर्र हो गया हो, जल जल के कहीं खाक हो गया हो, सब कुछ हो गया। तो आप इनकी स्थिति यह है कि जो इनके मुख्यमंत्री हैं और खुद प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार सुशासन देने के नाम पर, अच्छा प्रशासन देने के नाम पर, अच्छी सरकार देने के नाम पर, गवर्नेंस देने के नाम पर इनकी अक्षमता बहुत खुलकर सामने आ गई है। और ये एक सबसे बड़ी समस्या है जिसका सामना भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप चाहें तो उसे गवर्नेंस डेफिसिट कह सकते हैं। गवर्नेंस डेफिसिट इस सरकार में, इसकी राज्य सरकारों में बहुत बेतहाशा, बहुत जबरदस्त रूप से इन लोगों की जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनकॉम्पिटेंस है, जो प्रशासनिक अक्षमता है, वो लीजेंडरी है। मतलब इतना कभी भी भारत में कोई प्रशासनिक रूप से अक्षम सरकार और सरकारें नहीं बनी इन लोगों के साथ। ये बात ठीक है और आप भी ये कहना भी काफ़ी हद तक ठीक है कि लोग बढ़ा-चढ़ा के देख रहे थे। अच्छा, जी, मास्टर स्ट्रोक की बात रहे तो मुझे तो याद आता है अभय जी, जब किसान बिल लाई थी सरकार किसानों के लिए, तो वो हम्म, टीवी चैनल के एंकर और एंकरनियाँ सब डांस कर के कह रहे थे ये तो बिल्कुल इतिहास बदल देगा, ये बिल इतना भयंकर आया किसानों का हित में, इतना भयंकर आया कि मास्टर स्ट्रोक है। अब हंगामा हुआ, कई किसानों की मौत के बाद किसान बिल वापस लेना पड़ा। तो वही एंकर और एंकरनियाँ कह रहे थे कि ये मास्टर स्ट्रोक है। मोदी जी ने किसान बिल आप ये वापस ला देखिए, ये आप ये देखिए कि उस पूरी प्रक्रिया का जिसे कहते हैं नहीं नेट रिजल्ट, उसका कुल मिला के नतीजा, राजनीतिक नतीजा क्या निकला। एक पूरा का पूरा विशाल समुदाय जो मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को हमदर्दी से देखता था। और कितने बड़े इलाके में, पश्चिमी यूपी से ये इलाका शुरू हो जाता है, आगरा वागरा भी इसमें सब जोड़ लीजिए आप, है आगरा से, वहां से शुरू हो जाता है, आगरा से, और शुरू होकर ये सीधा चला जाता है पंजाब तक। हाँ, कितनी बड़ी विशाल बेल्ट है। ये पूरी विशाल बेल्ट भारतीय जनता पार्टी की जो कृषक संबंधी नीति है उसको अपने खिलाफ कर दिया। आज स्थिति ये है, हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है और इनके कार्यकर्ता सोच रहे हैं कि भाई किसानों गांव में घुसेंगे कैसे। अभी पंजाब में सब पंजाब के लोकसभा चुनाव में ये हो चुका है। बहुत मज़ेदार हरियाणा हरियाणा में तो उन्होंने बिल्कुल बाहर बैठ गए हैं कि गाँव में घुसने घुसने नहीं देना है। लेकिन जी, उत्तर प्रदेश में तो मज़ेदार चल रहा है। केशव मौर्य ने एक मंच पे कहा कि सीएम योगी से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। योगी जी बहुत बेहतर मुख्यमंत्री हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है कि योगी जी क्या तकदीर फिर पलट गई? या कुछ अभी वो होते हैं जब नेता गले मिलते हैं तो पीछे हाथ में खंजर होता है कि कब खंजर लगा दें पीछे से। क्या लग रहा है आपको मामला निबट गया या खंजर अभी हाथ में है? इस पे तो किसी कांग्रेस के नेता का या समाजवादी पार्टी के नेता का वक्तव्य आया था। किसका वक्तव्य आया था मैं नाम नहीं याद आ रहा हूँ, वो वक्तव्य मुझे बड़ा ठीक लगा था। इसमें उन्होंने कहा था कि ये सब लोग अभी उपचुनाव जीतने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं और अभी जैसे ही उपचुनाव हुए वैसे ही एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। आज उन्होंने ये बात कही है, अभी जब 69,000 शिक्षकों की भर्तियां खारिज हुई थी, उस वक्त क्या किया इन लोगों ने? तब तो ये सरकार की जो विफलता है, सरकार की विफलता पे लोग तालियां बजा रहे थे। देखिए उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है ये तो कोई भी समझ सकता है कि ये क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह है। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का समझौता हुआ है। ये कहना भी एक तरह का दांव घात है। क्या लग रहा है फिर भविष्य क्या होगा? क्या योगी जी बचेंगे, जाएँगे और उपचुनाव के नतीजे अगर मेरी समझ 10 में तो से अभी तक यही कहती है और मेरे अन्य साथियों की बातचीत भी मेरी समझ ये कहती है कि इनको हटाना तो तय हो गया है। तो ऊपर से मोदी जी ने और शाह ने इनको हटाना तो, और इन्हीं दो की बात कह सकते हैं, और उत्तर प्रदेश के बारे में किसी तीसरे से राय थोड़ा ली जाएगी। सही राजनाथ सिंह बात। जी से कुछ राय ली गई होगी शायद, मुझे नहीं लगता उससे राय ली गई होगी। ये दोनों मानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के विशेषज्ञ हैं।
तो उनको हटाना तो तय हो गया है। अब किस तारीख को हटाया जाएगा, किन परिस्थितियों में हटाया जाएगा, हटाने से नुकसान होगा, उस नुकसान को कैसे न्यूनतम किया जाएगा, इनकी जगह किसको लाया जाएगा, ये सारे सवाल हैं जो अभी तक शायद तय नहीं हो पाए हैं, और इनको भी धीरे धीरे करके तय किया जाएगा। जिस दिन ये सवाल तय हो जाएंगे, ये लोग आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री की पद कुर्सी से हटा देंगे। अच्छा, मान लीजिए हरियाणा अगर वो 2027 तक मुख्यमंत्री बने रहते हैं और अगला विधानसभा चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाता है, तो फिर मोदी जी की साख का कोई फिर बचेगी नहीं साख इनकी। अच्छा, अगर हरियाणा, महाराष्ट्र के भी मान लीजिए डिक्लेयर हो जाते हैं, महाराष्ट्र और कश्मीर तीनों राज्य अगर हार जाते हैं, झारखंड में भी अगर ये स्थिति होती है, तो क्या मोदी जी इतने ताकतवर बचे रहेंगे कि वो योगी पे हाथ डाल सके? योगी की भी ब्रांडिंग कम तो है नहीं? नहीं, मुझे तो लगता ये है कि अगर इन्हें हटाना है तो ये अभी तुरंत हटा दें। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना अध्यक्ष करवा लिया और उस अध्यक्ष ने पार्टी का ओवरहाल शुरू कर दिया, तो उसमें उत्तर प्रदेश भाजपा का भी ओवरहाल हो जाएगा। तो अभी उत्तर प्रदेश भाजपा जो पूरी तरीके से अमित शाह के निर्देशों पर काम करती है, वो अमित शाह के निर्देशों पर उस तरह से काम नहीं कर पाएगी। फिर हटाना इनके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। मतलब तो आपको लगता है जरूर कर लिया है, लेकिन हटाना मुश्किल बहुत। तो लगता है कि आपको कि अगर अगर करना चाहिए, हटाना चाहिए, पहले हटाना चाहिए, और पहले हटाएंगे तो क्या हरियाणा में जो हिंदुत्व के वोट है उन पर असर नहीं पड़ जाएगा? हर जगह असर पड़ेगा। योगी जी के हटाने का उत्तर प्रदेश में भी नुकसान होगा, राजपूत बिरादरी के वोटों का नुकसान होगा। आमतौर पर जगह जगह जाकर योगी जी जो भगवा वस्त्रधारी और के रूप में पेश होते थे, एक धर्मगुरु के तौर पर पेश होते थे, उन तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं जिनमें योगी जी के प्रति आकर्षण भी है, वो सारी पूरी जो पब्लिक है ना, वो सबको धक्का लगेगा। और कुल मिला के इससे पता लगेगा कि इन लोगों में आपसी लतियाव कितना जबरदस्त चल रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, हमारी निगाह बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे अभय दुबे जी, और आप इनकी बातचीत सुन रहे थे, समझ रहे थे कि हालात क्या हैं देश की राजनीति के। मुझको यकीन है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।